जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री टॉपिक वाइज चलते रहेगा। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, उसके बाद आधुनिक भारत, उसके बाद विश्व इतिहास पढ़ेंगे। चलिए हम लोग अब प्राचीन भारत के बारे में जानते हैं। तो भारत का प्राचीन इतिहास क्या है, उसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। तो देखिए, इतिहास के जो जनक है हेरोडोटस है। कौन है? हेरोडोटस। इतिहास के जनक हेरोडोटस है। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है। जो हेरोडोटस है, इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है। उसके बाद है पाषाण काल में पत्थरों के औजार उपयोग किए जाते थे। जो पाषाण काल था, उस समय आदि मानव पत्थर के औजार हथियार उपयोग करते थे। उसके बाद है पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। चलिए उसके बाद देखते हैं आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। पूरा पाषाण काल के मानवों की आजीविका का मुख्य साधन शिकार व फल संग्रह था। उसके बाद है मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। मनुष्य ने प्रथम औजार कुल्हाड़ी का उपयोग किया था। उसके बाद है पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो नवपाषाण काल में हुआ था। और मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्रथम औजार क्या था, तो कुल्हाड़ी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि का आविष्कार कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मनुष्य द्वारा बोई गई पहली फसल गेहूं और जौ थी। मनुष्य ने पहली बार गेहूं और जौ बोया था। मनुष्य द्वारा बोई गई पहली फसल गेहूं और जौ थी। चलिए उसके बाद है मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। मनुष्य ने सबसे पहले जानवर में कुत्ते को अपने पालतू पशु बनाए थे लोग। चलिए इसके बाद है मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। तो उसके बाद है भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। तो उसके बाद है भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हो गया था। तो भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ 4000 ईसा पूर्व के लगभग हुआ था। चलिए इसके बाद है वेद। और अब आता है वेद। वेद क्या होता है? तो वेद भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वेद है। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद को माना गया है। वेदों की संख्या जो होती है, वेदों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। वेदों की संख्या 4 होती है। तो एग्जाम में पूछते हैं कि वेदों की संख्या कितनी होती है, तो वेदों की संख्या 4 होती है। उसके बाद है वेदों की संख्या 4 होती है। और कौन 4 होते हैं? तो पहला है हमारा ऋग्वेद है, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। तो हम लोग इन चारों वेदों के बारे में पढ़ेंगे। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। चलिए पहले आता है ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। जो ऋचाएं होते हैं उसके क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ये सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद होता है। इसमें कितना है? 10 मंडल है। इसमें 10 मंडल है। उसके बाद 1028 सूक्त है तथा लगभग 10,462 मंत्र हैं। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं, तो 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं तथा लगभग 10,462 मंत्र हैं। चलिए उसके बाद है इस वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। जो वेद लिखा गया है वो पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं, ऋषि मुनि, उन्हें होत्री कहते हैं। होत्री। चलिए इसके बाद है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी।
गायत्री मंत्र जिसकी रचना किसने की थी? ऋषि विश्वामित्र ने की थी, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णन किया गया है। उसके बाद 9वें मंडल, ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, देवता सोम का उल्लेख है। उसके बाद इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खील का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 8वां मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। चलिए, उसके बाद ऋग्वेद के बारे में हमने जान गए। उसके बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद के बारे में हम जानेंगे। तो यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञों के जो नियम होते हैं, विधि होते हैं, विधान होते हैं, उनके बारे में बताया गया है। उसके बाद इसमें बलिदान विधि, इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है, इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों इसमें आते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। उसके बाद है सामवेद। चलिए, सामवेद के बारे में जानते हैं। साम का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। साम का अर्थ होता है ज्ञान। इसके बाद है इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। उसके बाद है इसमें 1810 सूक्त हैं और जो प्राय ऋग्वेद के लिए गए हैं। तो सामवेद में 1810 सूक्त है जो प्राय क्या है? ऋग्वेद के लिए गए हैं। चलिए, इसके बाद है इसमें भारतीय संगीत का जनक, इससे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। उसके बाद है अथर्ववेद, और लास्ट वेद है अथर्ववेद। तो अथर्वा एक ऋषि है द्वारा रचित। इस वेद में कुल 731 मंत्र है तथा लगभग 6000 पद है। तो अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद अथर्ववेद को किसने रचित किया है, किसने लिखा है? तो अथर्वा ऋषि। इसमें कुल 731 मंत्र हैं तथा लगभग 6000 पद हैं। चलिए, इसके बाद यह वेद सबसे बाद में लिखा गया। ये वेद जो है सबसे बाद में अथर्ववेद लिखा गया। इसीलिए इसे आधुनिक वेद भी कहते हैं। इस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह तथा प्रेम के बारे में उल्लेख किया गया है। चलिए यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके बारे में और पूरा भारत इतिहास हिस्ट्री ख़त्म किया जाएगा। तो इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें कि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। चलिए, थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।